बेंगलुरु नाम सुनते ही सामने आती है आईटी इंडस्ट्री, लेकिन बेंगलुरु देश का आईटी कैपिटल बना कैसे? इसकी कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स इसमें हमें देखने मिलते हैं, तो इसे अंत तक जरूर देखना और वीडियो शुरू करते हैं। बैंगलोर आईटी कैपिटल से पहले देश में कुछ और चीजों में महारत हासिल कर चुका था। पहले बैंगलोर बना देश का इलेक्ट्रॉनिक्स कैपिटल, उसके पहले बैंगलोर बना देश का साइंस एजुकेशनल हब और इसकी कहानी शुरू होती है 1800 से। आप में से कई लोगों को पता हो कि जमशेदजी टाटा जो टाटा ग्रुप के फाउंडर है, इन्होंने अपनी जिंदगी में 3 गोल्स रखे थे उनके बिजनेस से अलग। इसमें पहला था एक लग्जरी होटल बनाना जो बाद में जाकर ताजमहल होटल मुंबई बना, एक हाइड्रो पावर प्लांट बनाना जो बाद में जाकर लोनावला के पास में बना गया, और आखिरी इनका सपना था एक अच्छी क्वालिटी का साइंस एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाना जो इंडिया के लोगों को सर्व करे। इसी तीसरे गोल के लिए इन्होंने लेट 1800s में जमीन देखना शुरू की पूरे देश के अंदर। यहाँ पर फाइनली बैंगलोर का लोकेशन चूज किया गया 2 मेजर कारणों के कारण। पहली बात, ये क्लाइमेटिकली अच्छा था, जियोग्राफिकली एक सही जगह थी, और दूसरी बात, यहाँ पर किसी भी दूसरी तरीके के इंडस्ट्री का इन्फ्लुएंस नहीं था, जिसके कारण ये एक आइडियल स्पॉट बना एक इंस्टीट्यूट सेटअप करने के लिए। इसके लिए उस टाइम के बैंगलोर के महाराजा से इन्होंने परमिशन ली और खुशी खुशी इन्हें सिटी के सेंटर में 372 एकड़ की जमीन दे दी गई। 1909 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना हुई, जो उस समय और इनफैक्ट आज भी देश के वन ऑफ द बेस्ट साइंस इंस्टीट्यूट्स में से एक है। देश के सबसे पहले मेजर साइंस इंस्टीट्यूट में से एक होने के कारण काफी सारे लोग देश के हर एक कोने से यहाँ पर आते थे, रिसर्च करते थे, पढ़ाई करते थे, और इस शहर से काफी ज्यादा इंटेलिजेंट लोग हमें बाहर आते हुए नजर आने लगे। इसके कारण एक चेन इफेक्ट शुरू हुआ और दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, पब्लिशर्स, रिसर्च ग्रुप्स, ये सारे के सारे बैंगलोर में अपने आप को स्थित करना शुरू कर दिए, जिसके कारण साल 1930 से लेकर 1950s के बीच में बैंगलोर एजुकेशन के लिए और स्पेशली साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड एजुकेशन के लिए देश का एक कैपिटल बन गया था। अब अराउंड 1960s तक आ गया था। दोस्तों, इस समय पर देश ने कुछ चीजें डिसाइड की थी अपने आप को अपग्रेड करने के लिए। इसके अंदर डिफेंस कंपनी सेटअप करना, एरोनॉटिकल कंपनी सेटअप करना और हमारी स्पेस एजेंसी ISRO को सेटअप करना शामिल था। इसके लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक प्रॉपर लोकेशन ढूंढ रही थी, और यहाँ पर भी इनके 3 मेन रिक्वायरमेंट्स थे। एक था क्लाइमेट, दूसरी एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी थी कि जंग अगर कभी भी देश में होती है तो ये शहर बॉर्डर इलाकों से बहुत ज्यादा दूर हो और जंग से ज्यादा इफेक्ट ना हो, और तीसरी थी एक एजुकेशनल और हाईली क्वालिफाइड वर्कफोर्स। बैंगलोर ये तीनों चीजें प्रोवाइड कर सकता था। यहाँ पर ऑलरेडी एजुकेटेड लोग थे, बहुत ही ज्यादा वॉर कंडीशन से ये दूर रहता था इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी, और क्लाइमेटिकली भी ये बहुत अच्छा था, जिसके कारण रिसर्च लैब सेटअप करने के लिए यहाँ पर रिस्की बिल्कुल भी नहीं था। और 1960s के दौरान यहाँ पर HAL इंडिया, ISRO, इन जैसी हमारी एजेंसीज ने अपने हेडक्वार्टर सेटअप किए, और यहाँ पर इन्हीं बड़ी एजेंसी के कारण कुछ दूसरी हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री सेटअप होना शुरू हुई। और इन्हीं इस तरीके के इंस्टीट्यूट्स में से काम करने वाले एक पर्सन थे मिस्टर RK बलिगा। मिस्टर RK बलिगा पहले भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के चीफ इंजीनियर हुआ करते थे और बाद में कर्नाटक स्टेट के इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन बने और साथ साथ मैनेजिंग डायरेक्टर भी। इन्होंने मिड 1970s में एक प्लान सामने रखा, एक संकल्पना सामने रखी शहर में एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाने के लिए। उस समय इंडिया में कई बार भी इसी तरीके का क्लस्टर हुआ नहीं करता था, और इसके लिए इन्होंने कई सारे पॉलिटिशियंस, मिनिस्टर्स इन्हें मनाने की, बुझाने की कोशिश, और कई प्रयासों के बाद में इन्हें आखिर 322 एकड़ की जमीन में इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाने के लिए परमिशन मिल गई। इस सिटी के काम को शुरुआत करने के बाद में अनफॉर्चुनेटली साल 1988 में कम उम्र में इनकी डेथ हो गई, और पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक सिटी एस्टेब्लिश होने के बाद में ये कभी नहीं देख पाया। लेकिन इन्होंने ऑलरेडी रूट बना दिया था देश को एक आईटी कैपिटल देने का। यहाँ पर उस समय पर बहुत ही यंग इन्फोसिस और विप्रो, इन 2 कंपनीज ने अपने ऑफिस शुरू किए, जो बहुत ही ज्यादा नॉमिनल और छोटी कंपनीज हुआ करती। इसी के बाद में टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, जो आज भी और उस समय पर आज से भी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी हुआ करती थी। इनकी कैलकुलेटर्स, माइक्रो प्रोसेसर, वीडियो चिप्स पूरी दुनिया में उस जमाने में बहुत ही ज्यादा बड़े स्केल पर यूज हुआ करते थे। टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स इंडिया में उस टाइम पर अपना मार्केट शेयर बढ़ाना चाहती थी, या एटलीस्ट अपनी कुछ चीजें आउटसोर्स करना चाहती थी। इस टाइम पे उन्होंने कई सारे शहरों को अप्रोच किया, लेकिन ज्यादातर मिनिस्ट्रीज इनकी रिक्वायरमेंट समझ ही नहीं पाई और इन्हें कई बार भी रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला। बेंगलोर में यहाँ पर ना सिर्फ ऐसे लोग थे जो इनकी रिक्वायरमेंट्स ठीक से समझ पाते थे, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर इनके लिए 2 आउटसोर्सिंग के लिए कंपनीज अवेलेबल थी और साथ साथ एक एजुकेटेड वर्कफोर्स भी। और यहाँ पर
टेक्सास इंस्ट्रूमेंट ने अपना पहला ऑफिस शुरू किया लेट 1970s में। अगली दोस्तों जो बड़ी कंपनी बैंगलोर में आई वो थी जनरल इलेक्ट्रिक। उस समय पर विप्रो ने जनरल इलेक्ट्रिक के साथ में एक डील सॉर्ट आउट की थी, जिसके कारण जीई और विप्रो साथ में मिलकर काम करने वाली थी उनके हेल्थ केयर सेक्टर में। इसके लिए जीई ने अपने एक बड़े ऑफिस की स्थापना की बेंगलुरु के अंदर। इन 2-3 कंपनीज को बेंगलोर में आते देखते हुए यूएस के सिलिकॉन वैली में बहुत ज्यादा खबरें फैलने लगी बेंगलोर से रिलेटेड। बेंगलोर का एक बहुत बड़ा नाम हो गया कि अगर इंडिया में कहीं पर भी आपको ऑफिस सेटअप करना है तो बेंगलुरु ही बेस्ट ऑप्शन है। और धीरे धीरे IBM, इंटेल, HP, ओरेकल, इन सारी बड़ी ब्रांड नेम कंपनीज ने बेंगलुरु में अपने ऑफिस स्थित कर दिए और एक नो ब्रेनर बन गया कि अगर इंडिया में आपको कहीं पर भी IT के लिए ऑफिस खोलना है तो बेंगलुरु को छोड़कर कोई भी अच्छा लोकेशन अवेलेबल नहीं रहेगा। दूसरे शहरों में भी उस टाइम पर IT इंडस्ट्री पॉपअप होने लगी थी, लेकिन ये सारे काइंड ऑफ बैक एंड ऑफिसेस हुआ करते थे। यहाँ पर नॉमिनल लेवल पे काम होता था, लेकिन एक्चुअल में जो प्लानिंग है, एग्जीक्यूशन है, बोर्ड मीटिंग्स है या फिर जो डायरेक्ट इंटरनेशनल बातें होती थी, उसके लिए बेंगलुरु ही हमेशा से कैपिटल बनता रहा है। और बाकी शहरों की IT इंडस्ट्री बड़ी तो हो गई, लेकिन कभी भी बेंगलुरु के लेवल को मैच नहीं कर पाई। अब दोस्तों यहाँ पर हम समझ चुके हैं कि बेंगलुरु IT कैपिटल इंडिया के लिए बन गया, लेकिन इंडिया दुनिया में IT कैपिटल कैसे बना, इसकी कहानी भी बेंगलुरु से शुरू होती है। दोस्तों आप में से कई लोगों ने सुना होगा Y2K बग के बारे में। अगर आप में से कोई बहुत ही ज्यादा यंग है तो उनके लिए मैं बता देता हूँ, एक जमाने में कंप्यूटर्स की प्रोग्रामिंग ऐसे हुआ करती थी कि जो साल होता है उसे सिर्फ 2 डिजिट में रिप्रेजेंट किया जाता था। इसलिए साल 1998 को सिर्फ 98 से रिप्रेजेंट किया जाता था, 99 को सिर्फ 99 से रिप्रेजेंट किया जाता था। लेकिन एक दिक्कत इस टाइम पे ऐसी होगी कि जब साल 2000 आएगा तब कंप्यूटर सिर्फ 2 डिजिट में प्रोग्राम्स होने के कारण वो साल 1900 और 2000 में डिफरेंस नहीं बता पाएंगे, जिसके कारण कई सारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स जिसमें स्पेशली फाइनेंस और बैंकिंग प्रोग्राम्स हुआ करते थे वो पूरी तरीके से यूजलेस बन जाते और उनका पूरा का पूरा डेटा बेकार हो जाता। इस बग को सॉल्व करने के लिए बहुत ही बड़े पैमाने पर सॉफ्टवेयर को रीप्रोग्राम करने की जरूरत थी और इसके लिए बहुत बड़ी वर्कफोर्स की जरूरत थी। यूएस में भी ये काम हो सकता था, लेकिन एक ऐसा काम जो बेसिकली रिपेयरिंग का काम है उसके लिए कंपनीज को बहुत बड़ी अमाउंट चुकानी पड़ती थी और यहाँ पर इनके सामने सॉल्यूशन निकल कर आया बैंगलोर। दोस्तों शुरुआती लेट 90s में बेंगलुरु में जो भी ऑफिस सेटअप हुए इनमें से कुछ डेडिकेटेड Y2K बग सॉल्व करने के लिए थे, जिन्होंने एक्चुअल में आउटसोर्सिंग कंसेप्ट इंडिया में शुरू की। कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज जो ना सिर्फ यूएस में लेकिन यूरोप में पूरी दुनिया में थी वो बेंगलुरु को अपने सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया करती थी और यहाँ की हमारे देश की IT कंपनीज उन्हें Y2K बग सॉल्व कर रिटर्न किया करती थी। इस टाइम तक हमारे देश में बेंगलुरु से अच्छे खासे प्रोग्रामर्स बाहर आना शुरू हो गए थे और दूसरी बात ऐसी थी कि हमारा देश ऑलरेडी मैथ्स में काफी आगे था एज कम्पेयर टू दुनिया का एवरेज। इसीलिए इंडिया में किसी भी फील्ड से आए हुए एम्प्लॉय को प्रोग्रामिंग पढ़ाना, उसमें ट्रेन करना ज्यादा बड़ी मुश्किल नहीं थी, जो कि दूसरे कुछ शहरों में आ सकती है। पर यहाँ पर एक बहुत बड़ा बूम Y2K क्राइसिस के टाइम पे बेंगलुरु में आया। 10,000 एम्प्लॉइज कुछ ही सालों के बीच में IT फील्ड में काम करने लग गए और इस टाइम पे विप्रो, HCL, इन्फोसिस इन जैसे कंपनीज की निकल पड़ी और इसके कारण ये आज देश में जिन कंपनीज के भरोसे ये शुरू हुई थी उनसे भी ज्यादा बड़ी हो गई। और इसके साथ में इंडियन प्रोग्रामिंग में फेथ भी बढ़ गया और आउटसोर्सिंग के अलावा एक्चुअल सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, ग्राउंड लेवल से डिजाइनिंग, ये सारी चीजें भी इंडिया में शुरू हो गई और हमारे यहाँ पे कंसल्टिंग कंपनी शुरू हुई। इसके बाद में बेंगलुरु को और सक्सेसफुल बनाने के पीछे का कारण था स्टार्टअप हब बनना। दोस्तों बेंगलुरु के IT कल्चर के कारण यहाँ पर ज्यादातर एम्प्लॉइज जो हुआ करते थे उनकी एज यंग हुआ करती थी बाकी इंडस्ट्री के कारण, क्योंकि ऑब्वियसली कंप्यूटर इंजीनियरिंग, प्रोग्रामिंग ये नई फील्ड्स थी, जिसके कारण एक यंग डायनामिक कल्चर जो स्टार्टअप के लिए नेसेसरी होता है वो बैंगलोर प्रोवाइड कर पाया एज कम्पेयर टू बाकी शहर जहां पर पुरानी इंडस्ट्री के कारण कॉर्पोरेट शिल बहुत ज्यादा मौजूद हुआ करती थी। और यहाँ से हमें फ्लिपकार्ट, बाईजूस इन जैसे कई सारे टॉप ऑफ द लाइन स्टार्टअप्स देखने मिले और ऑलरेडी यहाँ पर फॉरेन कंपनीज होने के कारण फंडिंग के दौरान टाइज बनाने में यहाँ पे दिक्कत नहीं आती थी और आज भी बेंगलोर सबसे अच्छा शहर है पूरे देश में स्टार्टअप्स को फंड करने के लिए। आज की अगर बात करें तो बेंगलुरु में DRDO के 12 लैब्स है, 2000 से ज्यादा स्टार्टअप्स यहाँ पर काम करते हैं। देश में 1026 जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स MNC कंपनीज ने सेटअप किए हैं उनमें से 456 बेंगलुरु में मौजूद है। 67,000 छोटी बड़ी IT कंपनीज यहाँ पर रजिस्टर्ड है। देश के सारे IT एम्प्लॉइज में से 35% बेंगलुरु में ही काम करते हैं और पूरे देश की GDP का 10% बेंगलुरु से आता है और कर्नाटका स्टेट का 87% GDP सिर्फ एक शहर बेंगलुरु में से आज बाहर निकाला जाता है। आज इंडिया दुनिया के 75% IT एक्सपोर्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री में। और आज IT इंडस्ट्री हमारे पूरे देश के GDP के चंक का बहुत बड़ा हिस्सा बनाती है। तो दोस्तों ये रही कहानी बेंगलोर की, कैसे एक नॉर्मल एजुकेशन इंस्टीट्यूट से ये देश और दुनिया का IT कैपिटल बनते हुए हमें नजर आया।
और कैसे कुछ चीज़ें यहाँ पर प्लान थी, फोरसाइट में रखते हुए बनाई गई थी, जबकि कुछ चीज़ें लक फैक्टर के ऊपर बेस्ड थी। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई होगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और मिलेंगे अगले वीडियो में।